गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर कल हमने मटेरियल ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड तक लाया था इन एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बराबर ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि घर से सॉल्व करके आओ। सॉल्व करके आए क्या आप लोग सच्ची में? चलो फिर हम फिर भी यहाँ पे वापस पूरा सॉल्व करेंगे। जो लोगों ने सॉल्व किया है आप आंसर चेक करोगे, ठीक है? नहीं किया तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे। बट देखो याद रखो कि घर से सॉल्व करके आया करो, ताकि मिस्टेक हुआ तो वो डायरेक्ट दिमाग में तीर की तरह घुसेगा फिर, बराबर कि नहीं? और वो कभी नहीं बोलोगे आप। एक बार तुमने मिस्टेक किया है और आपको दूसरे दिन दिख रहा है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। समझ है आपको ये? चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक सब कंप्लीट हुआ था ना बच्चों? 8th क्वेश्चन। चलो 8 से चालू करते, कंटिन्यूस चलेगा। 8 से अपन वो भी आएगा ना आगे क्वेश्चन, चलेगा ना? क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। जो होम एक्सरसाइज दिया था वो भी आ ही जाएगा आगे, चलेगा। Following data are available in respect of material X for the year ended 31st March 21. For the year ended 31st March कितना बोलो? 21. Okay. Following data is available. Opening stock दिया है, purchases दिए, closing stock दिया है, बराबर ना बच्चों? क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो आप बताओ, इसके लिए आपको सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ आप ही, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हाँ बोलो। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। Cost of raw material consumed during the period divided by क्या बोलो? Average stock held या average inventory held, ऐसे भी बोल सकते हो आप। Average held stock held during the period. Cost of raw material consumed during the period divided by average stock held during the period. अपन आंसर आराम से लिखते बच्चों, जो भी ये समझ रहा है क्या? अपन इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते। इट इज एज इफ लाइक अ रेगुलर बैच। समझ रहा है क्या? एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली उतना पॉसिबल ही नहीं है, आप भी जानते हो, बराबर है कि नहीं? चलो बोलो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे पता करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड? बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सही है बच्चों? आप ही बताओ फिर, ओपनिंग स्टॉक कितना है इस क्वेश्चन में? 90,000। परचेसेस कितना है? 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,10,000। सही है। एंड एवरेज स्टॉक हेल्ड आएगा 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो आप बोलो यहां पे कितना आ रहा है फिर आंसर? ये 2,50,000। पक्का क्या बच्चों? डिवाइड बाय कितना बोलो? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है बोलो? 2.50। तो इसको लिखते हो तो ऐसे 2.50 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.50 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2.50 टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2.50 टाइम्स। क्या फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? एक बार वापस बताओ। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सही है बच्चों? एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। नंबर ऑफ डेज फॉर विच बोलो एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कभी कभी ना बच्चों ऐसे वो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे ब्रैकेट में लिख के देते हो एज्यूम दैट देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। समझता है क्या? तो फिर 360 डिवाइड बाय कर लेना। समझता है क्या आपको ये? अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो यू हैव टू गो फॉर दैट। या कभी कभी समझो उन्होंने बोला कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो आप 12 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करो तो आंसर मंथ्स में रहेगा। तो बोलो 365 डिवाइडेड बाय 2.50 का क्या आंसर है बताओ आप ही? बोलो 146। मतलब
जो भी तुम्हारे पास स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 146 डेज के लिए रहता है, ऑन एन एवरेज बोलो 146 डेज के लिए रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? चलो ये कंसेप्ट समझा क्या बच्चों? दो फॉर्मूले भी याद रहेंगे। चलो इसके नीचे थोड़ी सी जगह रहेगी ना और आपके पास। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें आप मुझे आंसर बता देना, चलेगा बच्चों? आप मेरे साथ साथ में लिख देना, चलेगा? समझो तुम्हारे पास 3 रॉ मटेरियल है, ए बी एंड सी। आप मेरे साथ साथ में लिख देना बच्चों, चलेगा? रॉ मटेरियल्स कौन से बोलो? ए बी एंड सी। ये तुम्हारे पास 3 अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, ए बी एंड सी, चलेगा बच्चों? एंड समझो ये तीनों रॉ मटेरियल का मैं आपको ओपनिंग स्टॉक दे रहा हूं, ओके? परचेसेस भी दे रहा हूं। चलो पहले आप लिखो ओपनिंग स्टॉक। लिख रहे हो क्या बच्चों? जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, इससे भी थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, समझ रहे हैं? चलो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है समझो ए का 1 लाख, बी का 2,80,000 एंड सी का 3,50,000। लिख दिया आपने ओपनिंग स्टॉक बच्चों? उसके बाद मेरे ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली ये रुपीज में है, समझो। उसके बाद में परचेसेस, सपोज इसके परचेसेस है 18 लैक्स, इसके परचेसेस है लेट से 3,50,000, इसके परचेसेस है लेट से 8 लैक्स। ध्यान दे रहे हो बच्चों? एंड समझो क्लोजिंग स्टॉक है ए का 50,000, ओके, बी का लेट से 80,000 एंड सी का 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप इसके आगे दो चीजें फाइंड करोगे। कौन सी दो चीजें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। विल यू कंप्लीट ऑन योर ओन? हर एक रॉ मटेरियल के लिए नीचे लिखोगे क्या? उसके नीचे एक एडिशनल एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूं बच्चों में, ये ऊपर के एग्जांपल का कोई संबंध नहीं से, समझ रहे हैं बच्चों? चलो बोलो। दे रहे हो क्या आंसर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बोलो आंसर दो। अगर समझो ये ओपनिंग स्टॉक ए है, ये परचेसेस बी है, ये सी है, तो क्या करेंगे? पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो लिखो या डायरेक्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखोगे? आप लिखोगे ना बच्चों? बोलो कैसे आएगा? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 18 लैक्स मतलब कितना? 19 लैक्स माइनस 50,000, 1850 ये कंज्यूम्ड है, बराबर है? यस और नो? 18,50,000 डिवाइड बाय क्या होगा? 75,000, डिवाइड बाय 75,000 होगा कि नहीं? तो करो 18,50,000 डिवाइड बाय 75,000 का आंसर बताओ क्या है? 24.67 अप्रोक्सीमेटली आया क्या बच्चों? हाँ नेक्स्ट 2,80,000 प्लस 3,50,000 माइनस 80,000 कितना है? 5,50,000। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, एवरेज 1,80,000 है ना? है क्या? कितना है? 3.05 एग्जैक्ट इतना ही है ना? हाँ 0555 ऐसा है, ठीक है 3.0555 है, सही है। उसके बाद में 11,30,000 डिवाइड बाय 3,30,000, सॉरी एवरेज कितना है? 1,85,000, बोलो कितना आता है ये? 6.108 एंड यहां पे नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड का आंसर दो अप्रोक्सीमेटली। 365 डिवाइड बाय 24.666 ऐसा था क्या पूरा? हो तो 24.66 लेना कैलसी पे आप, तो आंसर ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। कितना? 14.7। चलो मैं 15 डेज लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, चलेगा क्या? उसके बाद 365 डिवाइड बाय 3.0555
तो 120 डेज अप्रोक्सीमेटली, चलो 60 डेज अप्रोक्सीमेटली चलता क्या बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज के लिए एवरेज इन्वेंटरीज हेल्ड। हाँ चलो, अब मेरा क्वेश्चन यहां पे एक है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? तो मुझे बताओ ये तीनों रॉ मटेरियल में से सबसे फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल कौन सा है? फास्ट मूविंग कौन सा है? ए। समझा क्या आपको ये? यस। तो यहां पे मैं समझो फास्ट मूविंग रैंक देता हूं, क्या? फास्ट मूविंग रैंक। तो सबसे फास्ट मूविंग कौन सा है आप ही बताओ मुझे, बोलो। ए, उसके बाद में सी एंड उसके बाद में बी। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ऐसे कैसे फाइंड कर लिया आपने, बताइए क्या बेसिस था आपका? ये जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा वो फास्ट मूविंग। नहीं समझा आपको? एंड ऑब्वियसली जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा आता है वो ऑन एन एवरेज कम दिनों के लिए तुम्हारे पास रहता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा ना यार, करेक्ट है? जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा रहेगा वो ऑन एन एवरेज तुम्हारे लिए कम दिनों के लिए तुम होल्ड करोगे ना वो, एंड तुम कम दिनों के लिए तुम्हारे पास रहता है, मतलब क्या रहता है वो? ऑब्वियसली फास्ट मूविंग है, करेक्ट है? जैसे आप मुझे बताओ, आपकी मम्मी ने घर पे किचन में कुछ सामान जब रखा है तो मम्मी ने थोड़ा बहुत सोचा रहेगा, इतना कुछ ऐसे थ्योरी वगैरह लिखा नहीं रहेगा, टेबल बनाया नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली सोचा रहेगा कि अरे भाई ये फास्ट मूविंग है, ये स्लो मूविंग है, बराबर है कि नहीं? तो उसका पोजीशनिंग भी अलग अलग रहेगा, फास्ट मूविंग का, स्लो मूविंग का। अब स्लो मूविंग वाला जो रहेगा हो सकता है कि मम्मी ने कहीं कि रैक में ऊपर रखा हुआ है, समझा या नहीं? जहां पे मतलब जो निकालने के लिए मम्मी आपको बोलती है कि भाई सीढ़ी लगा के वहां तक पहुंच, निकाल के दे दे मुझे। बड़ा बता, जो फास्ट मूविंग है वो मम्मी ने एकदम अप्रोचेबल डिस्टेंस में रखा होगा, करेक्ट और नॉट? जैसे चाय पत्ती है, शुगर है, वो तो मम्मी ने इनफैक्ट उसमें ये सोचा रहेगा कि भाई अब मेरे को ऐसे एक हाथ में सब मिलना चाहिए आजू बाजू में, करेक्ट और नॉट? क्योंकि वो फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल है, वो मतलब समझता है क्या, ज्यादा बार परचेस होता है, ज्यादा बार कंज्यूम होता है, वो साइकिल, वो चक्का ज्यादा बार घूमता है, करेक्ट और नॉट? जबकि हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल साल में एक बार बाय होता है या 2 बार बाय होता है, तो उसका मतलब उसका स्टॉक ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास रहता है, तो वो रिलेटिवली स्लो मूविंग हुआ। तो अब सिर्फ एक सेंटेंस लिखो नीचे कुछ, जहां पे भी जगह है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल। समझा क्या? कल जाके अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये रेशियो का यूज क्या है, अब ये एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आजकल, समझता है क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज यूजफुल इन, या ऐसे हो सकता है, इन आइडेंटिफाइंग विच आर द फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग रॉ मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। समझा क्या? क्या लिखा फिर आपने? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट विच आर द स्लो मूविंग एंड विच आर द फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल्स, या इन आइडेंटिफाइंग फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग रॉ मटेरियल्स। समझा बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये यूज है, याद रहने का चांस है क्या? पक्का? यस। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखता होगा बच्चों, यहां पे देखो, इसके मे बी डबल एग्जांपल्स, डबल क्या ट्रिपल एग्जांपल रेगुलर बैच में है, बट मैंने कौन हर टाइप का हर एक एटलीस्ट एक लिया हुआ है, समझता है क्या? अब क्या रेगुलर बैच में एक बार ये कंसेप्ट आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो घंटा 1.5 घंटा चलता है, फिर ये समझता है क्या? बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन आते हैं, समझता है क्या? ओके चलो, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट A32 बी इंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ फॉलोइंग इनवॉइसेस आर रिसीव्ड एट फ्रॉम द सप्लायर। ओके, तो हमने सप्लायर से क्या बाय किया है? हाँ बोलो। 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट A32 एट रेट ऑफ ₹5, ये सप्लायर से बाय किया हुआ है। ओके, सप्लायर ने अपने को 20% डिस्काउंट दिया, बैलेंस कॉस्ट उसमें जीएसटी लगाया 15%, तो 120 रुपए जीएसटी है, प्लस पैकिंग चार्जेस लगाए नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस के, किसके? नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस के पैकिंग चार्जेस लगाए, एंड तो 970 रुपए का पेमेंट होगा, और 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज, मतलब ये कैश डिस्काउंट रहेगा। अगर आपने 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो अपने को कैश डिस्काउंट मिलेगा, यस और नो? डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी आर इनक्लोज फॉर क्लेमिंग कौन सा क्रेडिट बोलो? जीएसटी क्रेडिट। तो इसका मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है? आईटीसी इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, समझ आएगा बच्चों? तो आप बताओ, आईटीसी अवेलेबल है तो वेदर जीएसटी ऑफ 120% विल इट बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट? विल इट बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट? नहीं, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। क्यों? आपको लॉजिक तो पता है इसका, क्यों इंक्लूड नहीं होता है बताओ? क्योंकि अब सीधी सी बात है, मैं समझो ये पार्ट बाय कर रहा हूं, ओके, तो मैं पेमेंट करूंगा,
तो मतलब 120 रुपए मैंने सप्लायर को एक्चुअल में पे करता हूं मैं, करेक्ट और नॉट? 120 रुपए में पे करता हूं उसको। बट आप मुझे बताओ, मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूं बाद में, नो डाउट मैं रॉ मटेरियल नहीं बेचता, मैं इसका कोई तो प्रोडक्ट बना के बेचता रहूंगा ना, एंड वो बेचते वक्त मैं कस्टमर से जीएसटी लेता हूं कि नहीं? तो जब मैं कस्टमर से जीएसटी लेता हूं तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि नहीं? तो जो मैं कस्टमर से कलेक्ट किया उसमें से मैं 120 रुपए कट कर देता हूं। समझा क्या? क्या बोल के? इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट है। इसका मतलब ये 120 रुपए जो मैंने सप्लायर को दिए वो तो वापस आए ना बच्चों, वो तो कॉस्ट ही नहीं ना फिर मेरे लिए, करेक्ट है या नहीं? आप लोग ऐसे बट वापस आए तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा मेरे भाई, राइट? गवर्नमेंट को जो देना पड़ेगा उसको हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं ना, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वी गेट 120 रुपीज का क्रेडिट एज ऑब्वियसली इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको हम? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे सिंपल है, ओके। आपने समझो कोई लेट्स से एक फोन बाय किया, समझो क्या बाय किया? फोन, एंड समझो ये फोन में 5,000 रुपए जीएसटी है, फोन समझो 25,000 का है, उसमें 5,000 जीएसटी है, आपने 30,000 रुपए पे किए, तो आप तो यही बोलते हो कि 30,000 रुपए का खर्चा लग गया है भाई। बट मैं वही फोन मैं बाय करूंगा तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई 25,000 का फोन है, 5,000 जीएसटी लग गया, 30,000 मैंने दे दिए। बट मैं जब अपना रिटर्न भरता हूं जीएसटी का, तब मैं वो 5,000 रुपए क्रेडिट ले लेता हूं ना, करेक्ट और नॉट? अब देखो कौन सी चीज पे क्रेडिट अवेलेबल है, कौन सा निगेटिव लिस्ट में है, कौन से सेक्शन के अंदर क्रेडिट है, कब सेक्शन क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, समझा ही नहीं? ये जीएसटी का टेक्सचर देख लेगा। आप समझ रहे हो क्या? अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां पे वो बोल रहा है कि भाई जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल। क्या बोल रहा है? जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल। तो कॉस्टिंग का टीचर इतना तो जरूर जानता है कि अगर जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है तो बोलो जीएसटी शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट, शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट। तो चलो फिर क्या लिखना है अपने को, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ रेट, कैलकुलेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, बोलो। रेट एट विच पार्ट A32 विल एंटर स्टोर लेजर, विल एंटर, बोलो मेरे भाई, स्टोर लेजर। Calculation of rate at which part A32 will enter the store ledger। ठीक है बच्चों? Particulars and amount, particulars and amount, calculation of rate at which part A32 will enter the store ledger। यहां तक लिखा है बच्चों आपने? हाँ चलो बोलो particulars में क्या लिखो पहले, बोलो। परचेस कॉस्ट ऐसे लिख देता हूं पहले, चलेगा बच्चों? क्या परचेस कॉस्ट है, कितने पार्ट से? 200 यूनिट्स इंटू ₹5 रहेगा फिर, सही है बच्चों? 1000। बट ये 1000 ही इंटर क्यों नहीं होता फिर स्टोर लेजर में? अच्छा कल हम स्टोर लेजर बनाए थे, उसमें रिसीट बोल के लिखते थे कि नहीं हम लोग, क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखते थे कि नहीं? बट वो रेट आता कहां से है? ₹5 आता है क्या वो रेट? नहीं। कहां से आता है रेट? वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंडेड कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंडेड कॉस्ट। अरे वो रेट कहां से आएगा? हमने जो सप्लायर को पे किया वही रेट नहीं होता मेरे भाई, अपने कंपनी तक गुड्स आना चाहिए ना, करेक्ट और नॉट? कई बार जब अपन इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो समझता है कि आपको जो इनवॉइस प्राइस रहता है उससे डबल ट्रिपल हो जाता है कई बार लैंडेड कॉस्ट। समझता है कि आपको ये गुड्स यूके से समझो मुंबई आए एंड हमारा फैक्ट्री चेन्नई में है, तो मुंबई से चेन्नई तक आते आते पता चलता है कि जो इनवॉइस प्राइस है उससे ज्यादा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए, ऑक्ट्राय लग गया। समझ आएगी आपको ये? फिर कस्टम ड्यूटी लग गई। क्वाइट पॉसिबल और नॉट? यस और नो? अच्छा सिंपल है यार, आपको इतना, आप यंगस्टर हो, आप इतना तो जानते रहेंगे, जो कार इंडिया में, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, अगर अपन सोचते कि इंडिया में 80 लाख 90 लाख की कार है, अगर आप वही कोई तुम्हारा अमेरिका में यूके में कहीं दोस्त रहेगा तो उसको पूछो कि भाई सेम कार तेरे देश में कितने में अवेलेबल है, तो आपको मिलेगा कि वो बोलेगा कि भाई ये तो राइट वहां का जो भी करेंसी रहेगा इंटू एक्सचेंज रेट करो, आपको देखिएगा कि वो तो 30 लाख में आ रहा है जो इंडिया में 80 लाख में है। आपको लग रहा है कि हमें लग रहा है 80 लाख की कार यूज कर रहे हैं, उसके एंगल से हम 30 लाख की कार यूज कर रहे हैं, करेक्ट और नॉट? क्योंकि वो 30 एंड ऐसा नहीं है कि वो कंट्री बना रही है वो कार, इसलिए वहां पे भी कार रिजर्व नहीं किए, समझ रहा है कि नहीं? पर तो वहां पे 30 लाख में क्यों बेचे जा रहा है? क्योंकि वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी रिलेटिवली कम है। वो अपने देश में आते ही अपना यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी रहता है 100% ऑफ इनवॉइस प्राइस, ऐसा रहता है इंपोर्ट ड्यूटी अपने पास। समझ रहा है क्या? मतलब 30 लाख की कार बस कस्टम क्लियरेंस से बाहर आई 60 लाख की हो गई। आप समझ रहे हो? गवर्नमेंट सीधा सीधा बोल रहा है भाई 30 लाख की कार चाहिए, हमें 30 लाख चाहिए।
समझा है नहीं, ऊपर से और यहाँ पे आरटीओ सब टैक्सेस है, आप समझ रहे हो क्या? तो लैंडेड कॉस्ट तो इनवॉइस प्राइस से डबल ट्रिपल हो गया ना भाई, समझता है क्या? तो ये तो परचेस कॉस्ट था, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आप बताओ? ये डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है ये, कौन सा? आपको किसने बोला ट्रेड डिस्काउंट है? देखो कैश डिस्काउंट सेपरेटली दिया हुआ है नीचे, इसका मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट ही रहेगा ना। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बल्क बाइंग के लिए। एंड कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। समझा क्या बच्चों? ये लेस ये हो गया, उसके बाद में क्या ऐड करना है बताओ, बोलो बच्चों? ऐड पैकिंग चार्जेस। अच्छा जीएसटी ऐड करना है क्या? ऐड पैकिंग चार्जेस। कितना है पैकिंग चार्जेस बोलो? 50। अच्छा ये नॉन रिटर्नेबल है बोल के पूरा ऐड कर दिया बच्चों। अच्छा मुझे बताओ ये 50 रुपए रिटर्नेबल होता तो ऐड नहीं करते। अच्छा सुनो, अगर ये 50 रुपए के बॉक्सेस हम रिटर्न करेंगे एंड अगर वो हमें 50 रुपए का रिबेट देते, बाद में क्या देते हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। बट कभी कभी क्या होता है, हम बॉक्सेस वापस करेंगे बट वो हमें 50 रुपए चार्ज किया था उन्होंने पहले, बट हम जब रिटर्न देते ना तब हमें वो 30 रुपए का रिबेट देते। कितना? तो यहां पे 20 रुपए आता। यहां पे कितना आता? मतलब तुमने 50 दिए एंड 30 तो वैसे भी रिटर्न करने वाले हो, मतलब तुम्हारे लिए खर्चा तो 20 रुपए लग गया ना वो। करेक्ट है। यहां पे क्या है, पूरे के पूरे नॉन रिटर्नेबल है, तो ये पूरा का पूरा ऐड होगा ही इसमें, यस और नो। एंड ये जो टोटल आएगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैंडेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? लैंडेड कॉस्ट। तो कितना है लैंडेड कॉस्ट बताओ? 850। कितना है लैंडेड कॉस्ट बोलो? 850। समझा या नहीं? तो आप बताओ रेट पर यूनिट रहेगा, रेट पर यूनिट रहेगा 850 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स। 850 डिवाइडेड बाय बोलो 200 यूनिट्स। आंसर क्या रहेगा? 4.25। तो एट अ रेट ऑफ 4.25 गुड्स विल एंटर द स्टोर लेजर। एट अ रेट ऑफ कितना बोलो? 4.25 गुड्स विल एंटर द स्टोर लेजर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आप बताओ ये 4.25 है, ध्यान दे रहे हो क्या? तो इसमें पहला नोट में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ओके, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कैश डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट है? 2% इज नॉट कंसीडर्ड इन अबाव वर्किंग। कंसीडर किया है क्या हमने? इज नॉट कंसीडर्ड इन अबाव वर्किंग। क्यों नहीं कंसीडर किया गया? इज नॉट कंसीडर्ड इन अबाव वर्किंग, क्यों नहीं बोलो? एज इट इज एन आइटम प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर। प्योरली कौन सा इन नेचर बोलो? फाइनेंशियल इन नेचर। समझ आए क्या बच्चों? कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड एज इट इज एन आइटम प्योरली बोलो फाइनेंशियल इन नेचर। कैश डिस्काउंट इज फाइनेंशियल इन नेचर, इसलिए इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन लैंडेड कॉस्ट। समझा क्या बच्चों? yes. अब मुझे बताओ जीएसटी यहां पे क्यों कंसिडर नहीं किया? हाँ बोलो, जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड, बराबर ना बच्चों? जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, इन लैंडेड कॉस्ट एज आईटीसी इज अवेलेबल। ये सेंटेंस समझा क्या? आप बताओ, एज आईटीसी इज अवेलेबल। अब देखो बच्चों, जब मैं रेगुलर बैच में ये कॉस्टिंग में पढ़ाता हूं ना तो कम से कम एक्सप्लेन करने को 1 घंटा लगता है मुझे, क्योंकि उस वक्त उसको आईटीसी मालूम नहीं रहता, तब तक उसने जीएसटी पढ़ा नहीं रहता है ना। और तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है अभी, राइट? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये पता है आपको, है या नहीं? तो जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। यस बोलो बेटा, क्या डाउट है मुझे पूछो। रिटर्नेबल नहीं होता हो ये अभी क्या है, रिटर्नेबल है या नहीं है? हाँ नॉन रिटर्नेबल है इसलिए ऐड हुआ, तो ये रिटर्नेबल नहीं है इसलिए ऐड हुआ। अगर ये रिटर्नेबल होता तो यहां पे ऐड नहीं होता। लॉजिक बहुत सिंपल है, तुम सिंपल दुकानदार की तरह सोचो, ज्यादा कॉस्टिंग के स्टूडेंट की तरह मत सोचो। मेरे भाई उसने अपने को 50 रुपए चार्ज किए, अपने को 50 रुपए देना है उसको, बट ये रिटर्नेबल होता तो क्या होता? वो बोल रहा है भाई तेरा रॉ मटेरियल लेके जाना है ना, तो ये पैकेट में लेके जा, ये पैकेट मुझे वापस दे, मैं तुझे 50 रुपए वापस दे देता हूं। तो तुम्हें खर्चा लगा क्या? नहीं। समझा क्या? सिर्फ तुम्हें वो डब्बे में भर के तुम गुड्स लेके आए ना, वो डब्बे वापस दिए, 50 रुपए उसने वापस दिए, तो तुम्हें खर्चा कहां लगा? समझा क्या? अब कोई चीज तुमको लेके जाना है, समझ रहा है क्या? समझो यहां पर से पानी लेके जाना है, मिनरल वाटर लेके जाना है,
ओके, समझो तुम बोल रहे हो कि भाई राइट वो कैन भी दे दो साथ में, मैं बोल रहा हूं भाई कैन क्या 1000 रुपए एडिशनल जाएंगे, ओके, एंड वो कैन तो रिटर्न नहीं लूंगा मैं, तो 1000 रुपए तो खर्चा ही होना तुम्हारे लिए, बट मैं बोल रहा हूं कि एक काम कर, कैन में लेके जाइए, ओके, पानी निकाल के ले ले, कैन वापस दे दे मुझे, एंड वो जो भी मैंने तेरे कुछ कैन के चार्जेस लगाए थे वो मैं रिवर्स कर दूंगा, बात खत्म। तो वो तुम्हारे लिए कॉस्ट है ही नहीं ना भाई। बट अगर समझो मैं बोला होता कि वो कैन लेके जा, 1000 रुपए में तुझे चार्ज करूंगा, कैन वापस लाके दे, ओके, मैं तुझे 800 रुपए वापस दे दूंगा, तो 200 रुपए तुम्हारे लिए खर्चा है। समझा क्या? कई बार क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक कई जगह पे तुमने कोल्ड ड्रिंक पी के वापस दिया रहेगा बॉटल, समझा है नहीं, एंड इनफैक्ट आपने वापस अगर आप नहीं दे रहे तो वो बोला रहेगा नहीं भाई इधर खड़ा रहेगी पे, वो बॉटल मुझे वापस ही, समझा है या नहीं? यस, क्यों बोला रहेगा उसने? क्योंकि समझा ना, उसके राइट, उसको वो बॉटल वापस देना है और वो रिबेट लेना है। समझ में आ रहा है कि आपको ये, क्योंकि वो रिटर्नेबल बॉटल है ना, क्या है वो? रिटर्नेबल बॉटल, समझता है क्या? तो इसमें कोई कंसेप्ट कुछ सिंपल दुकानदारी है, लॉजिक, समझता है क्या? अपने को जो सप्लायर ने चार्ज किया वो अपन कॉस्ट में ऐड करेंगे, करेक्ट है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं क्या, जो तुम्हारे सप्लायर से तुमने गुड्स खरीदे हैं वो तुम्हारे फैक्ट्री तक आने तक जो जो खर्चा लग रहा है वो पूरा लैंडेड कॉस्ट में इंक्लूड होगा, पूरा लैंडेड कॉस्ट में इंक्लूड होगा। एक काम करो, ऐसे लिखो नीचे, लैंडेड कॉस्ट इंक्लूड्स, ओके, जस्ट एग्जांपल बोल के दे रहा हूं मैं, लैंडेड कॉस्ट में जितना अपने को याद आया उतना लिखते हैं अपन। लैंडेड कॉस्ट इंक्लूड्स, लैंडेड कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाँ बोलो। सबसे पहले तो इनवॉइस प्राइस, मतलब जो अपने को सप्लायर ने चार्ज किया है वो, यस और नो? उसके बाद में बोलो जीएसटी ऐड होता है क्या उसमें? जीएसटी, इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, इफ आईटीसी इज, बोलो, नॉट अवेलेबल। उसके बाद में फ्रेट, फ्रेट इंक्लूड होता है क्या? फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसके बाद में ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय इंक्लूड होता है क्या? अरे ऑक्ट्राय समझता है क्या आपको? हाँ, फिर और कुछ, हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस रह सकता है ना, अपने गुड्स लेने के लिए क्या लिया बोलो? ट्रांजिट इंश्योरेंस, समझता है क्या? फिर एंट्री चार्जेस, कोई सिटी में कभी कभी एंट्री चार्जेस होते हैं, कैंटोनमेंट चार्जेस, समझता है क्या आपको? कोई एरिया से अपना ट्रक आ रहा है तो वो ट्रक का एंट्री चार्जेस लगता है, एंट्री चार्जेस एक्सेट्रा, ये इंक्लूड होता है या नहीं होता है? उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, समझता है क्या? लोडिंग अनलोडिंग, देन टोल टैक्सेस, टोल टैक्सेस भी लगते हैं ना मेरे भाई, करेक्ट और नॉट? टोल टैक्सेस, ओके, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, टोल टैक्सेस, ये भी इनवॉइस प्राइस में इंक्लूड होता है, समझता है क्या आपको ये? तो अपने कंपनी के मतलब वेयर हाउस में आके स्टोर होने तक जो जो खर्चा हो रहा है दैट इज इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, दैट इज इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद में प्राइमरी पैकिंग का खर्चा इज इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। कौन सा खर्चा बोलो? प्राइमरी पैकिंग, समझ रहा है क्या? गुड्स को जो प्राइमरी पैकिंग किया जाता है वो इट इज इंक्लूडेड, समझ रहा है क्या? देन लेट्स से अगर यहां पे वापस लिखना है तो कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ कौन सा बोलो? नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, एंड रिटर्नेबल रहेगा तो फिर उसका चार्जेस माइनस रिबेट, समझता है ना? इज इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, समझता है क्या? अच्छा, मैं और यहां पे कुछ और भी बता सकते याद करके, बट आपको एग्जाम कंसेप्ट क्या याद रखना है, समझ रहा है क्या? जो जो अपने कंपनी तक गुड्स आने तक खर्चा लग रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, दैट विल बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ ज्यादा है दिमाग में? अच्छा, समझो आते आते अपने ट्रक को समझो पुलिस वाले ने पकड़ा और पेनल्टी लग गया तो, हाँ, पुलिस वाले ने पकड़ा और पेनल्टी लग गया तो इट विल नॉट कम पेनल्टीज अब नॉर्मल आइटम, समझ आएगा? वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो डायरेक्ट कॉस्टिंग पैनल को डेबिट होगा। कहां डेबिट होगा? कॉस्टिंग पैनल को। मैंने पहले भी बोला था ना, पेनल्टीज फाइन्स विल नेवर बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, दे विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग पैनल, दे विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग पैनल। बोलो बेटा, अगर इंश्योरेंस चार्जेस दिए तो डायरेक्ट इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम में, हाँ, क्या होता है? इंश्योरेंस चार्जेस का है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर, तो इंश्योरेंस इज द परचेस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस इज द परचेस एक्सपेंडिचर। परचेस करने के लिए, तो परचेस करने की गुड्स अपने तक आने के लिए लग रहा है ना ये, एज वेल एज दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांजिट इंश्योरेंस,
समझ रहा है क्या? ट्रांजिट इंश्योरेंस समझ रहा है क्या आपको ये? या जो भी कुछ फ्रेट लग रहा है, ट्रक के चार्जेस लग रहे हैं, ऑक्ट्राय लग रहा है, टोल टैक्सेस लग रहे हैं, समझ रहा है क्या आपको ये? कहीं पे कोई मिलिट्री एरिया के एंट्री चार्जेस लग रहे हैं, करेक्ट है? ये सब क्या है तुम्हारा लैंडेड कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ये सब क्या होगा बोलो? लैंडेड कॉस्ट में इंक्लूड होगा। रॉ मटेरियल तुम्हारे कंपनी तक आने तक जो जो खर्चा लग रहा है विल बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, विल बी इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। समझा बच्चों? लैंडेड कॉस्ट इंक्लूड लिखा क्या आपने? चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ये किया आपने सॉल्व बच्चों। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स कंपोनेंट अल्फा। मैंने कल सॉल्व करने के लिए बोला था ये, विच रिक्वायर्स कंपोनेंट अल्फा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2019। एनुअल डिमांड फॉर अल्फा, कितना एनुअल डिमांड फॉर अल्फा बोलो? 8000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा कितना है? 400। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 20%. Company has been offered a discount of how much बोलो? 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000. Required to calculate economic order quantity and advise whether quantity discount offer should be accepted or not. आपको लगता है कि कल हमने इससे लेंदी क्वेश्चन सॉल्व किया था? इनफैक्ट वहां पे 2 ऑफर थे, यहां पे 2 किया है ना। बट आप बताइए सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? EOQ। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ EOQ, कैलकुलेशन ऑफ EOQ। यहां पे मैं लिख रहा एग्जाम में ऐसे पूरा लिखने का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में EOQ, समझता है ना? चलो बोलो EOQ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बताओ? अंडर रूट। अब ये भी यहां पे मैं 2AO अपॉन सी लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, 2 इंटू पूरा लिखोगे एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ आपको ये? तो आप बताओ यहां पे EOQ फाइंड करना है अपने को, अल्फा नाम का एक रॉ मटेरियल, बराबर है ना? तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 8000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है बोलो? 400 रुपीज का 20%। 400 यूनिट्स का 20%। इज इट 80 रुपीज माय फ्रेंड्स? यस। चलो आंसर बताओ फाइनल क्या है बोलो? 200 यूनिट्स। श्योर? तो 200 यूनिट्स ये तुम्हारा क्या है बोलो? EOQ। एंड तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 यूनिट्स है, मतलब 200 के 40 ऑर्डर देना एक्सपेक्टेड है आपने। कितने ऑर्डर देना एक्सपेक्टेड है? 40 ऑर्डर देना अभी तुम्हारा करंट पॉलिसी है। बट ये क्या बोल रहा है कि भाई 40 ऑर्डर देने से अच्छा 2 ही ऑर्डर दे दे 4-4 हजार के। ऐसा कौन बोल रहा है अपने को? सप्लायर। हम बोल रहे हम क्यों, हमारा क्या फायदा भाई, हमारा EOQ 200 है, हमारा EOQ 200 है, ऐसे बोला ना आपने। वो बोल रहा है भाई मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा 4%। समझा क्या? तो डिस्काउंट, तो फिर हम डिस्काउंट देने के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा करंट पॉलिसी जो रहेगा ना, इट मिनिमाइजेस आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, इट मिनिमाइजेस आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। हम बोल रहे नहीं चाहिए भाई तेरा ऑर्डर है कि नहीं, हम 200 ही ऑर्डर करेंगे। वो बोल रहा है भाई तू डिस्काउंट का एडवांटेज क्यों नहीं ले रहा है? तो हम सोच, अब डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग, हाँ ले दो, वैसे बोलेंगे क्या? नहीं, हम इवेल्युएट करेंगे हमें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? करंट पॉलिसी के अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना होगा एंड रिवाइज पॉलिसी के अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना होगा। तो यहां पे लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल। क्या लिखेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल। क्या प्रपोजल है? क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ व्हाट परसेंट? 4%। कब? इफ ऑर्डर साइज इज 4000। तो उसमें क्या लिखूं? पर्टिकुलर्स और सामने ऑर्डर साइज। क्या लिखना है बोलो? ऑर्डर साइज। एंड ऑर्डर साइज में यहां पे पहला EOQ 200 यूनिट्स एंड दूसरा क्या बोलो? 4000 यूनिट्स। ये तुम्हारा प्रपोजल है, क्वांटिटी डिस्काउंट का प्रपोजल है। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो ये दोनों के अंडर अपने को कैलकुलेट क्या करना है वो बताओ। कहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बराबर है बच्चों? चलो फिर अपने को ये दोनों कॉलम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक पहुंचना है बच्चों। बराबर है ना? चलो बोलो अभी क्या क्या लिखो आप मुझे बताओ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो चलो एक काम करो, यहां पे बताओ परचेज प्राइस पर यूनिट। परचेज प्राइस पर यूनिट, हाँ बोलो कितना है परचेज प्राइस पर यूनिट? 400। एंड इधर 400 माइनस 4%, कितना था ये? 384। परचेस प्राइस पर यूनिट नहीं समझा आपको? समझा बच्चों? चलो बी यहीं पे लिख देता हूं पहले, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
आप बताओ, इज इट ए इंटू 20%? ए इंटू 20% कितना है वो बोलो? 80। एंड इधर कितना होगा? 76.8। अब याद है क्या कल मैंने आपको बताया था कि कल वो चेंज नहीं किया था हमने, याद है क्या? एंड मैंने बोला भी था कल कि भाई ये चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि कल के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था, क्या लिखा था? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डजंट चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी। यहां पे ऐसे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो नए रिवाइज प्राइस का ही 20% लेना पड़ेगा ना। समझा क्या मिस्टेक क्या कर सकते थे आप यहां पे? उसके बाद में सी एवरेज स्टॉक, क्या लिख रहा है? एवरेज स्टॉक। कैसे फाइंड होता है एवरेज स्टॉक बोलो? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो टेल मी, इज इट 100 यूनिट्स? एंड इधर क्या रहेगा बोलो? 2000 यूनिट्स। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो डी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, इन अ ईयर। तो बोलो एक साल में कितने ऑर्डर जाएंगे यहां पे? कितने? 40 ऑर्डर्स है क्या इधर? 40 ऑर्डर्स। एंड इधर कितने ऑर्डर्स है बोलो? 2 ऑर्डर्स। डू यू एग्री? इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? ओके अब बताओ बच्चों, यहां तक पहुंचे तो मेरे ख्याल से अब हम टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फाइंड करने की कंडीशन में है। चलो बोलो, टोटल परचेस कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल परचेस कॉस्ट बोलो, 8000 into 400, टोटल परचेस कॉस्ट रहेगा, हाँ बोलो 8000 इंटू 400 कितना था ये? 32 lakhs, 32 लैक्स। एंड 32 लैक्स में से 4% निकाल दो। 3,72,000, सही है बच्चों? डायरेक्ट 32 लाख माइनस 4% किया तो भी आ जाता था। सही है? या 384 इंटू 8000 ऐसे भी किया तो चलेगा ना? सॉरी इंटू 4000। सही है ना? या 8000 है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 8000। ठीक है, तो 30,72,000 है टोटल परचेस कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो कितने ऑर्डर्स प्लेस करना है? 40। तो एज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200, तो डी इंटू 200 होगा ना एज गुड एज। बोलो कितना था ये? 8000 एंड इधर 400, 400 एंड जी कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ बच्चों, इज इट डी इंटू सी? इज इट 8000 इंटू इधर कितना था बताओ? 153,600। एंड अब बताओ बच्चों, इससे अपने को क्या पता चलेगा ये सबसे? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल बोलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट मिलेगा क्या आपको? एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में 3 चीजें ऐड होती है। कौन सी 3 चीजें? परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पे लिखते हैं टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल इन आई एम कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट ई प्लस एफ प्लस जी? इज इट ई प्लस एफ प्लस जी? बोलो कितना था ये? 32,16,000। एंड देखो यहां पे क्रॉस चेक भी है कि ये ईओ क्यों है, इसलिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम है, 8000 8000। एंड चलो इधर बताओ कितना है? 32,26,000, 32,26,000। तो बता डिस्काउंट जहां पे है उधर फिर भी हमारा 10,000 से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट ज्यादा है। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि यहां पे उल्टा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है 10,000। एंड अगर वो 32,16,000 से कम होता तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट की जगह उसको सेविंग बोलते। क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते। यस और नो? तो देयर इज एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 10,000। तो आप मुझे बताओ वेदर दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? दिस प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। याद रहने का चांस है बच्चों? दिस प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। उसके नीचे आप लिखोगे फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट, वो समझते हैं इतना समझता है आपको भी? इट इज क्लियर दैट प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट शुड बी रिजेक्टेड एज इट इज रिजल्टिंग इनटू एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000, as it is resulting into extra cost of rupees how much? 10,000. Proposal of quantity discount should be rejected. नीचे सेकंड फ्लोर, proposal of quantity discount should be rejected. समझा क्या बच्चों? yes or no? As it is resulting into extra cost of rupees how much? 10,000.
अच्छा मुझे बताओ, इसके साथ साथ में एक थियरी क्वेश्चन शायद आपको याद आता रहेगा, एजम्पशंस फॉर फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का क्या फॉर्मूला पहले वो बताओ, अंडर रूट 2a अपॉन ए ओ अपॉन सी। तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला जब भी अप्लाई होता है तो हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, वो एजम्पशन में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। समझता है क्या, वो एजम्पशंस क्या है? तो देखो ये मैं याद रखने के लिए बताता हूं, ऐसे 9 एजम्पशंस है। कितने बच्चों? 9। मैं आपको थोड़ा साथ साथ में याद रखने का ट्रिक भी बताता हूं, ध्यान दे रहे हो सब लोग? प्लीज पहले यहां पे ध्यान दो, बाद में लिखो जो लिखना है। There are 9 assumptions underlying the formula of EOQ। ऐसे अभी ये प्रीवियसली एज अ थियरी क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अभी ये एमसीक्यू के अंदर इसका इंपॉर्टेंस और थोड़ा बढ़ गया है। समझता है क्या आपको ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देयर आर 9 assumptions फॉर द फॉर्मूला ऑफ EOQ। तो फॉर्मूला क्या था बताओ? अंडर रूट 2AO अपॉन सी। तो पहला एजम्पशन है ए, दूसरा ओ एंड तीसरा सी। आपको लगा ये क्या एजम्पशन है? तो पहला एजम्पशन ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन इन एडवांस। अच्छा मुझे बताओ, समझो ये लड़की को ईओक्यू कैलकुलेट करना है किसी रॉ मटेरियल का। ओके, ये लड़की पहला क्वेश्चन क्या पूछेगी? भाई इसका साल भर का रिक्वायरमेंट क्या है? एंड समझो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें पता नहीं यार, वो तो डिमांड क्या रहेगा, फ्यूचर अनसर्टन है, हमें पता नहीं है, मुश्किल है डिमांड बताना। अब ये लड़की कैसे ईओक्यू कैलकुलेट करेगी? रियल लाइफ में प्रॉब्लम समझता है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम को क्या भाई मुंह उठा के लिख देता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तुमको रियल लाइफ में कौन बताएगा एनुअल रिक्वायरमेंट तुम्हारी? क्योंकि तुम्हारे डिमांड भी पक्का नहीं है। यस और नो? हाँ चलो मुझे बताइए, यूओबी के एग्जाम ओरिएंटेड बैच के कितने स्टडी बटलर में प्रिंट करके रखूं? हाँ बताओ, समझा क्या? इतना आसान नहीं है ना मेरे भाई एनुअल रिक्वायरमेंट, करेक्ट और नॉट? नो वन नोज इन एडवांस क्या होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां पे तो आज तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज लग जाता है मेरे भाई। आप इमेजिन करो कि कोविड एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स, जिंदगी में जो जो प्लान किए रहेंगे इंसान के, कितने इंसान के प्लान वर्कआउट हो गए मेरे भाई, करेक्ट और नॉट? लोगों के फाइनेंसेस हिल गए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ लोग रास्ते पे आ गए, करेक्ट और नॉट? राइट? सीधी सी बात है, प्लानिंग एज इट इज वर्कआउट होता है कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा कोई भी, चलो तुम्हारे पापा का राइट बिजनेस, फैमिली का कोई बिजनेस रहेगा, मुझे बताओ, समझो ये लड़की का एक्साइड बैटरी का बिजनेस है, समझो स्वारगेट में इसका शोरूम है। हाँ बताओ साल भर का डिमांड कितना रहेगा? समझा या नहीं? इतना आसान है क्या? समझो इनका होटल कुछ बिजनेस है समझो, हाँ चलो बताओ साल भर का राइस का रिक्वायरमेंट बताओ। इतना आसान है क्या? तो एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस, इज एजम्पशन। दूसरा ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, जो रियल लाइफ में रहेगा कोई जरूरी नहीं है। समझ रहा है क्या? तीसरा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज नोन इन एडवांस, इज नोन इन एडवांस। ये तीसरा एजम्पशन है। तो 3 पहले एजम्पशन समझे। ओके, अगले 3 एजम्पशंस देखो अभी। नो डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द सप्लायर, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर होती है, एडॉक मेथड यूज होता है, याद है क्या आपको? नो डिस्काउंट्स मतलब नो प्राइस ब्रेक, नो प्राइस ब्रेक्स। समझ है क्या आपको? एंड नेक्स्ट है दे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म या अनइंटरप्टेड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब समझता है क्या आपको ये? अच्छा मुझे बताओ, कभी कभी तुम कोई रॉ मटेरियल से पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक पे जा रहे, तो ये लड़की अदरवाइज हर बार 2 लीटर ही पेट्रोल भरती है, अब 10 लीटर भर दे, कोई पॉसिबल और नॉट? तो इसका ईओक्यू तो ऐसे 2 लीटर था ना, अब क्यों भर रही है? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है भाई कल पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये ईओक्यू कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है जब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज अनइंटरप्टेड, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज अनइंटरप्टेड। समझता है क्या? नो डिस्काउंट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज अनइंटरप्टेड। आप समझते हो क्या? मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉ मटेरियल राइट मिलने में। समझता है क्या? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पैटर्न इज यूनिफॉर्म, प्रोडक्शन पैटर्न इज बोलो यूनिफॉर्म या इज इवन, इज इवन और यूनिफॉर्म। अच्छा सुनो बच्चों, सुन रहे हो? एक मिनट समझो, मेरा कोई बिजनेस है जिसमें साल भर का जो भी प्रोडक्शन होता है, एक मिनट सुनो, उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, समझो एक रॉ मटेरियल का 12,000 किलोग्राम, साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है? सुनो तो बच्चों, 12,000। तो ईओक्यू का फॉर्मूला तो एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 किलोग्राम ले लेगा, बट प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि मेरे कंपनी में वो 12,000 किलोग्राम में से फेब्रुआरी में 5,000 किलोग्राम कंज्यूम होते एंड अक्टूबर में 5,000 किलोग्राम कंज्यूम होते, मतलब 2 महीने में 10,000 किलोग्राम कंज्यूम होते, एंड बाकी के 10 महीने में सिर्फ 2,000 किलोग्राम कंज्यूम होता है, क्योंकि मेरा सीजन टाइम है वो फेब्रुआरी एंड लेट्स से अक्टूबर। समझ है कि आपको ये? आप बताओ बच्चों, ये ईओक्यू का फॉर्मूला सुपर फ्लॉप है मेरे लिए। क्यों? ये तो यही सोचता है भाई 12,000 किलोग्राम तुम साल भर कंज्यूम करने वाले हो,
करेक्ट और नॉट? बट उसको क्या पता है कि मैं फरवरी और अक्टूबर में ही इसका 90% कंज्यूम कर लेता हूं, यस और नो? तो आप बताओ, ये इसको पता ही नहीं ना फिर कुछ, तो ये सोचता है कि रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट इवन है, प्रोडक्शन पैटर्न इज इवन, बट तो उस केस में ये फॉर्मूला फेल होता है। समझता है कि आपको ये? तो प्रोडक्शन पैटर्न इज यूनिफॉर्म। एंड तीसरा लास्ट 3 अजम्पशंस है, ओके। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इज जीरो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो, एंड लीड टाइम इज जीरो। इसके सामने मैं एक ही लिख रहा हूं, जीरो। समझ है कि आपको ये? तो दीज आर 9 assumptions अंडरलाइंग द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। याद रहेगा बच्चों? पहले तीन याद रखना बहुत आसान है। एओसी फॉर्मूला से आ रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है, लीड टाइम जीरो है, मिनिमम लेवल जीरो है, एंड वो बीच वाले तीन याद रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, व्हेन डिस्काउंट्स आर नॉट ऑफर्ड देन ओनली फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू इज एप्लीकेबल। डिस्काउंट आते ही हम लोग ईओक्यू का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। समझ है क्या? वी कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज बाय एडॉक मेथड। वी कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज बाय एडॉक मेथड। समझा कि बच्चों ये? सो दीज आर द एजम्पशंस अंडरलाइंग द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। समझा क्या बच्चों? ओके, तो यहां पे ना बच्चों जगह है ना, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे नीचे लिखता हूं, यहां पे ईओक्यू का फॉर्मूला आप सामने लिख देना। सेकंड, आरओएल का फॉर्मूला लिख दो आप सामने। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या? नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, नेक्स्ट मिनिमम लेवल। आप रिवीजन बोल के अब भी लिखो यहां पे, अभी के अभी अपन याद करके खत्म कर देंगे इसको, चलेगा क्या? एवरेज लेवल के दोनों फॉर्मूले लिखोगे? लिखोगे क्या? एंड डेंजर लेवल। चलो, इतने फॉर्मूले अब भी लिखो यहां पे सामने मेरे। ये 9 एजम्पशंस पहले अगर हो गया रहेगा तो यू प्लीज कंप्लीट दिस। कंप्लीट कर रहे हो बच्चों मेरे सामने? ईओक्यू का फॉर्मूला, आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। एवरेज लेवल के तुम दोनों फॉर्मूले लिखोगे। ये एजम्पशंस लिख दिया आपने? याद रहेगा क्या वो ए ओ सी इतना लिखने से? आपको एक्सप्लेनेशन याद आएगा क्या? ए मतलब क्या लिखोगे? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल नोन इन एडवांस। समझ है आपको ये? लास्ट की 3 एजम्पशन है, मिनिमम लेवल इज जीरो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो, लीड टाइम इज जीरो। ठीक है बच्चों? यस, लिख रहे हैं सब ये फॉर्मूले? मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, अब मैं इसे बाद में डिक्टेट करूंगा। आप तब तक, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए चल रहा है। एवरेज लेवल के दोनों फॉर्मूले लिखोगे, फिर 6 डेंजर लेवल का। एक काम करो, 7th इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी फॉर्मूला लिखो, चलेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
हो गए? चलो बोलो क्या लिखा EOQ का फॉर्मूला, √2 AO upon C, where A is annual requirement of raw material, O is ordering cost per order and C is carrying cost per unit per annum. लिखा? गुड. ROL में भी शायद दो फॉर्मूले करेंगे आपने, विदाउट सेफ्टी स्टॉक, विद सेफ्टी स्टॉक. तो क्या लिखा ROL में विदाउट सेफ्टी स्टॉक? मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. एंड विद सेफ्टी स्टॉक बोलो एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. ये सेफ फॉर्मूला है, समझ आएगा आपको? ये वैसे मैक्सिमम भी चलता है बट लॉजिकली एवरेज होना चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी स्टॉक रख रहे हो तो तुम्हें मैक्सिमम स्टॉक, समझ रहा है क्या, मैक्सिमम यूसेज कंसिडर करना जरूरी नहीं है. क्या लिखा विद सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला? एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो, मैक्सिमम लेवल ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ. वेरी गुड. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम. एवरेज लेवल का फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 और मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ. ये दो फॉर्मूले हैं. उसके बाद में डेंजर लेवल का एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय बोलो एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड का क्या फॉर्मूला रहेगा? 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ठीक है बच्चों? yes, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11 अपन कंप्लीट कर लेते करेंगे. फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल. चलेगा बच्चों? हाँ बोलो क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया अपने को वो बताओ. रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो एक काम करते हैं अपन, पहले रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ही EOQ है, यस और नो, वो कैलकुलेट करना है. तो इट इज अंडर रूट, हाँ बोलो क्या होता है, 2AO अपॉन C. देखो जो प्रेजेंटेशन आपको आपके एग्जाम के एंगल से थोड़ा सा और डिटेल करना पड़ता है, मतलब ये ऐसे लिखने से अच्छा ROQ का फुल फॉर्म लिखना पड़ता है आपको, बराबर है ना, AO का भी फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, बराबर है. तो बोलो अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हें बताओ, 5000 यूनिट्स दिया है क्या क्वेश्चन में, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5. ऐसा दिया है क्या? कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना बच्चों कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ देते हो, समझ आए क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह मंथली रिक्वायरमेंट देते हैं या कुछ देते तो एडजस्ट करना है, समझ आएगा आपको? ये बोलो इसका आंसर क्या आता है? 200 यूनिट्स इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, आप ऐसे बोल सकते हो. ओके चलो क्या बोल, रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया आपने, नंबर ऑफ यूनिट्स भी परचेस वगैरह सब दिया हुआ है अपने को, बराबर है ना. चलो तो ROQ तो अपन फाइंड कर ही लिए, अब आपने को फाइंड करना है ROL, रीऑर्डर लेवल. क्या फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल का बोलो? मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. कितना यूसेज रेट कहां दिया है? 20. कहां दिया मैक्सिमम यूसेज रेट? रेट ऑफ कंजम्पशन 20 यूनिट्स पर डे, 20 यूनिट्स पर डे इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 15 डेज. कहां दिया हो? लीड टाइम एवरेज 10, मैक्सिमम 15. तो मिनिमम कितना रहेगा? 5. समझता है क्या सबको ये? हाँ चलो बोलो कितना रहा ये मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. कितना है मैक्सिमम लीड टाइम? 50 डेज. तो टेल मी वेदर आंसर इज 300 यूनिट्स. 300 यूनिट्स ये क्या है? रीऑर्डर लेवल. ओके उसके बाद में मैक्सिमम लेवल. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने अभी सारे फॉर्मूले लिखे, बराबर है ना. तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे क्या डायरेक्ट? नहीं, थोड़ा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक तो रहता ही है, बराबर है ना. मैक्सिमम लेवल, हाँ बोलो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? ROL. चलो एक काम करते फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे एटलीस्ट इसका. ROL माइनस मिनिमम या एवरेज? मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ. मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ. सही है बच्चों? चलो बोलो ROL कितना है? 300. मिनिमम यूसेज रेट कितना है? मिनिमम यूसेज रेट, अब देखो यूसेज रेट जो उन्होंने दिया है ना बच्चों, वो एवरेज 15 है और मैक्सिमम 10 है, तो मिनिमम क्या होगा बोलो? 10. बहुत क्लियर है.
मतलब x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर 15 है। चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते बट यहां पे लिख दू डायरेक्टली मैं। अरे एवरेज 15 है, मैक्सिमम 20 है, तो मिनिमम तो 10 रहेगा ही ना यार। 10 यूनिट्स इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना है बताओ, 5 डेज। सही है। प्लस ROQ हमने कैलकुलेट किया है क्या, 200। तो टेल मी बेटा आंसर इज 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल है क्या। नेक्स्ट मिनिमम लेवल, क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल का बोलो, ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। तो ROL कितना है 300 माइनस एवरेज यूसेज रेट 15 मिनट्स इंटू एवरेज लीड टाइम 10 डेज। तो आंसर इज 150 यूनिट्स। आंसर इज 150 यूनिट्स इज द मिनिमम लेवल। उसके बाद क्या फाइंड करना है अपने को बोलो, डेंजर लेवल। क्या फॉर्मूला होता है डेंजर लेवल का, एवरेज कंजम्पशन रेट। कितना एवरेज कंजम्पशन रेट, 15 यूनिट्स पर डे इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम 4 डेज। दिया है क्या क्वेश्चन में, यस। तो आंसर इज 60 यूनिट्स इज द डेंजर लेवल। 60 यूनिट्स इज द डेंजर लेवल। मैंने यहां पे थोड़ा सा आंसर लिखते वक्त डायरेक्ट आंसर ओरिएंटेड लिखा है, समझता है ना। मैं कोई एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन नहीं किया यहां पे, समझता है ना। अब भी जानते हो कि भाई रेगुलर बैच में क्या क्या कैसे कैसे हम लिखते हैं, क्या क्या डिटेल सब एक एक बराबर है ना, उतना लिख सकते हो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है आप जानते हुए। समझा बच्चों ये, आर यू कंफर्टेबल विद दिस, यस। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर दिया क्या आपने, करो फिर, वेट करता हूं मैं आपके लिए। 12 अभी थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट। तो शायद आपको कमेंट क्या है वो भी समझा रहेगा, पढ़ो, मैं वेट करो आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 12, मटेरियल ए मटेरियल बी, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। वो भी लिखो, पूछा नहीं है बट फाइंड करने कर लो आप, बराबर है ना। तो अगर पूछे तो 365 है। कुछ नहीं दिया तो 365 डेज। चलो, अगर ये ओपनिंग स्टॉक समझो ए है, परचेसेस बी, अगर समझो ये एग्जाम का प्रेजेंटेशन है सी, तो ये तो कॉपी पेस्ट करेंगे अपन यहां तक। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलता है कैसे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। टेल मी, इज इट ए प्लस बी माइनस सी, इज इट ए प्लस बी माइनस सी, यहां तक आ रहा है क्या, बोलो कितना आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, 56 इज इट 56,000 एंड नेक्स्ट 25 बोलो ए प्लस बी माइनस सी, बराबर ना बच्चों। हाँ, कितना आ रहा है 25,000 श्योर, 56,000 25,000 यहां तक पहुंचेगी आप लोग, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद बताओ एवरेज स्टॉक मिल गया क्या आपको,
एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कैसे मिलेगा वो बोलो? ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 8,000 10,000। सही है। तो एफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डी डिवाइड बाय ई। आंसर इज 7 and 2.5 या 7 टाइम्स एंड 2.50 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो आप। एंड जी नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज बोलो फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। आंसर इज 365 डिवाइडेड बाय एफ। आंसर इज 50, चलो 52 डेज अप्रोक्सीमेटली एंड 146 डेज अप्रोक्सीमेटली। चाहो तो ब्रैकेट में से अप्रोक्स लिख देने का मतलब और क्लैरिटी, समझता है क्या? अप्रोक्सीमेटली इतने दिन के लिए रॉ मटेरियल अपने पास रहता है वो ऑन एन एवरेज। तो बताओ इसमें से फास्ट मूविंग कौन सा है? बोलो। मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग, बट किसके साथ कंपेयर किया तो बी के साथ। अब किसी के साथ कंपेयर, दूसरे के साथ कंपेयर किया तो ऐसा हो सकता है कि ए ही स्लो मूविंग है एज कंपेयर टू दैट अदर। नहीं समझता आपको? ये दोनों के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं कि भाई ये फास्ट मूविंग ये स्लो मूविंग है, बराबर है कि नहीं? कंपैरिजन के लिए कुछ और रहा तो और आंसर हो सकता है। समझा क्या आपको? तो यहां पे मैं फास्ट मूविंग ऑब्लिक स्लो मूविंग में से कौन सा फास्ट मूविंग है कौन सा स्लो मूविंग, इनफैक्ट हम यहां पे एज वेल एज कमेंट भी दे दिए। समझा है नहीं? लिखना तो एक लाइन नीचे लिख दो, फ्रॉम अबव वर्किंग इट इज क्लियर दैट, क्या लिखोगे? मटेरियल ए इज रिलेटिवली फास्ट मूविंग। समझा क्या आपको? रिलेटिवली वर्ड क्यों डाल रहे हैं हम लोग? रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली, समझ रहा है क्या? मटेरियल ए इज रिलेटिवली फास्ट मूविंग ऑब्वियसली एज कंपेयर टू मटेरियल बी। मतलब बी के कंपैरिजन में ए इज फास्ट मूविंग, एंड जो फास्ट मूविंग है वो ऑन एन एवरेज कम दिनों के लिए अपने पास रहता है। जो फास्ट मूविंग है वो ऑन एन एवरेज कम दिनों के लिए कंपनी में रहेगा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ओके, तो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग, समझा आपको ये? पक्का बच्चों? यस। तो यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? ओके। उसके बाद में अभी अपन स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर कुछ अपने ये मटेरियल कॉस्ट में समझा क्या? कुछ नहीं? आपको लगा क्या कुछ कंसेप्ट आपको याद आ गए जो आप ओवर द पीरियड भूल गए थे? देखो वैसे अभी तक आपको लग रहा है मटेरियल, तो हमने बेसिक कॉस्ट कंप्लीट किया, कॉस्ट शीट कंप्लीट किया एंड मटेरियल कंप्लीट किया। तो वैसे देखा जाए तो आईसीआई के हिसाब से ये 3 चैप्टर हो गए। बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स मतलब इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ रहा है? उसके बाद में कॉस्ट शीट एंड मटेरियल्स, समझ रहा है बच्चों? ओके। तो देखो आपको ये जो भी है इतना तो कम से कम करना है। इन एडिशन टू दिस जितना टाइम मिलेगा उतना तो यार वो तो पढ़ना पड़ता ही है अपने को, है कि नहीं? सबसे मुझे खतरनाक क्वेश्चन लगता है कि सर इतना किया तो हो जाएगा क्या? कोई क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है क्या भाई? समझता है क्या आपको? क्या आपको जितना पढ़ो उतना आ जाएंगे मार्क्स उसी प्रोपोर्शन में, बराबर कि नहीं? चलो एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट में सब लोग जानते हैं कि इट इज अनदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, जनरली हाईएस्ट इन अ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। हाईएस्ट इन अ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द हाईएस्ट कॉस्ट इन सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है बच्चों? इट इज द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, इट इज द हाईएस्ट या बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑफ कौन सा कॉस्ट बोलो? टोटल कॉस्ट इन सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस बोलो? सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। बीच में जहां जहां पर आपको लगता है कि कुछ ब्लैंक पेजेस है वो आप यूज कर सकते हो। समझ आएगा बच्चों? बहुत बार मैंने ज्यादा जगह छोड़ी हुई है, उतना यूज कर सकते हैं। मतलब ये बुक में अपन पूरा जो भी, इसके बाद में भी आप कभी थ्योरी कोई पढ़ोगे तो ये बुक में उसके पॉइंट लिख देना, समझा क्या? ताकि वन डे बिफोर द एग्जाम यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सी रेफर दिस। समझ आए क्या? ओके, इट इज द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग ध्यान दो अब यहां पे। ओके, बाकी थियरी तो आप सबको पता है कि सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स एसोसिएटेड विद इट। करेक्ट है? जिस टाइप के लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिस टाइप के वर्कर्स है, जिस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, जिस टाइप का मैनेजमेंट है, वही हमारे कंपनी का सक्सेस डिफाइन करता है।
समझता है कि आपको ये? तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट, अगर बाकी फिलोसॉफी नहीं सीखना है, तो वो है टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। याद है क्या आपको ये? पहला कौन सा बोलो? टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स वर्सेस टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। याद है क्या आपको ये कुछ? टाइम कीपिंग रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? जब कोई टाइम कीपिंग रिकॉर्ड इज एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग, एग्जैक्ट बोलो, रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस। बराबर है बच्चों? अटेंडेंस टाइम। समझता है क्या? सीधा सीधा अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो इट इज टाइम इन टू टाइम आउट। समझता है क्या आपको ये? टाइम इन टू टाइम आउट। अच्छा समझो, ये मैं यहां पे समझो सुबह 8 बजे आया एंड शाम को लेट से 6 बजे यहां से निकल गया, तो आपका मेरा टाइम इन से टाइम आउट का डिफरेंस 10 आवर्स है। तो 10 आवर्स इज माई टाइम कीपिंग। बट वो 10 आवर्स में से समझो आई हैव वर्कड ऑन वेरियस जॉब्स ओनली फॉर 7.5 आवर्स। आई हैव वर्कड ऑन वेरियस जॉब्स ओनली फॉर 7.5 आवर्स। तो बचा हुआ 2.5 आवर्स क्या है? आइडल टाइम। आइडियल नहीं, आइडल। बचा हुआ टाइम क्या है? आइडल टाइम। आइडल टाइम में फिर वापस कुछ नॉर्मल आइडल टाइम रहेगा, कुछ अब नॉर्मल आइडल टाइम रहेगा। अगर समझो मैं उसमें 30 मिनट्स लंच टाइम ले रहा हूं तो इट्स नॉर्मल आइडल टाइम, करेक्ट और नॉट? बट अगर समझो कोई मशीन ब्रेकडाउन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से 1 घंटा में बैठा रहा उधर बाजू में, तो ये क्या है? अब नॉर्मल आइडल टाइम। आग लग गई, अब नॉर्मल आइडल टाइम, करेक्ट और नॉट? तो आप रीजंस पता है आपको नॉर्मल आइडल टाइम के, अब नॉर्मल आइडल टाइम के। मैं कंपनी में 10 बजे पहुंचा और कंपनी के गेट से वो मशीन तक चलते जाने के लिए मुझे 10 मिनट लगे, तो इट्स नॉर्मल आइडल टाइम। मैं भले ही कोई जॉब पे काम नहीं किया बट मैं कंपनी में हूं ना मेरे भाई, करेक्ट और नॉट? तो टाइम बुकिंग रिकॉर्ड जो होता है ना, इट इज एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ, इट इज एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंट ऑन वेरियस जॉब्स। टाइम स्पेंट ऑन, बोलो मेरे भाई, वेरियस जॉब्स ऑर्डर्स। बराबर है? समझ आएगा आपको ये? तो एग्जैक्ट उसने कौन से ऑर्डर पे, कौन से जॉब पे कितना टाइम काम किया। ओके, उसके बाद में टाइम कीपिंग रिकॉर्ड जो होता है ना बच्चों, इट कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। मतलब रजिस्टर में एंट्री करो आते वक्त जाते वक्त, बराबर है ना? या पंच कार्ड, बराबर है ना? या टोकन, डिस्क टोकन। समझता है क्या आपको ये? एंड आजकल सबसे पॉपुलर है इसमें बायोमेट्रिक मशीन्स। कौन से मशीन्स? बायोमेट्रिक मशीन्स। समझता है क्या आपको? अच्छा, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ जॉब कार्ड्स और टाइम कार्ड्स। जॉब कार्ड्स और बोलो टाइम कार्ड्स। जॉब कार्ड्स या टाइम कार्ड्स। याद रखने का चांस है बच्चों कुछ? यस और नो? एंड उसके नीचे एक सेंटेंस लिख देना, डिफरेंस बिटवीन टाइम रिकॉर्डेड, डिफरेंस बिटवीन टाइम रिकॉर्डेड एज पर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, डिफरेंस बिटवीन टाइम रिकॉर्डेड एज पर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स, and time booking records is known as, उसको क्या बोला जाता है? आइडल टाइम। एंड ऑब्वियसली आइडल टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब लोग आगे एवरीवन नोज। और वो 2 पार्ट्स कौन से आइडल टाइम के बोलो? नॉर्मल आइडल टाइम बोलो एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। एंड कौन सा बोलो? अबनॉर्मल आइडल टाइम। अब रीजंस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम, रीजंस फॉर अबनॉर्मल आइडल टाइम, सब लोग जानते क्या क्या रीजंस रहते? समझता है क्या बच्चों? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंसेप्ट सुनो, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बाद में। वेजेस पेड फॉर नॉर्मल आइडल टाइम। अब कोई वर्कर लंच कर रहा है बट उसका टाइम तो चल ही रहा है ना मेरे भाई, पर आवर रेट तो चल ही रहा है, तो वो जो खर्चा हो रहा है वो कहां इंक्लूड होता है? इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिस पे भी वो काम कर रहा है उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। यस और नो? इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझता है कि आपको ये? या तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड होता है, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
बट कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम, समझो आग लग गई, 1000 वर्कर फैक्ट्री के बाहर बैठे, समझ रहा है क्या, कोई काम नहीं चल रहा है, ओके, वो आग अभी ठीक करके सब कुछ काम ठीक पे आने के लिए और 4 दिन लगेंगे, उनको 4 दिन के वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मिल रहे, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, कहां इंक्लूड करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्यों, वो कॉस्टिंग पे को डेबिट मारेंगे डायरेक्ट, समझा क्या, क्योंकि अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया तो तुम्हारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना ऊपर जाएगा, एंड फिर सेलिंग प्राइस ऊपर जाएगा, कौन खरीदेगा ये, इट विल नॉट रिमेन कॉम्पिटिटिव, समझा है नहीं, तुम्हारी कंपनी में आग लग गई, कस्टमर क्या करना है, करेक्ट और नॉट, कस्टमर बोलेगा भाई इसका प्राइस क्यों ज्यादा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट, सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का कम प्राइस में अवेलेबल है, तो तुम्हारा प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेगा ही नहीं ना, अगर तुमने अबनॉर्मल आइडल टाइम का भी खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल के रखा है तो, समझा क्या, तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, whereas cost of abnormal idle time is directly debited to costing P&L. Cost of abnormal idle time is directly debited to costing profit and loss account. I hope you understood this. समझा आपको ये, तो ये आपको आइडल टाइम मतलब होता क्या है, समझा क्या आपको ये, ओके, अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंटेनिंग, एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में दूसरा पेज ब्लैंक है ना, 13 के बाद में अगला पेज ब्लैंक है ना, वहां पे लिखो लगे तो चलेगा ना, या जिधर जगह है उधर, मैं इधर लिख रहा हूं, चलेगा ना, आपके पास जिधर जगह है उधर यूज कर सकते हो आप, ध्यान दे रहे हो बच्चों, अगर आपको कोई पूछेगा रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, ऑफ बोलो टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बोलो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ बोलो, पहला पेरोल प्रिपरेशन में इट विल हेल्प, अरे कौन से कंपनी को कितना, कौन से वर्कर को कितना वेजेस देना है ये भी तो पता चलना चाहिए ना, फिर ओवर टाइम कैलकुलेशन में है या नहीं, ओवर टाइम कैलकुलेशन, फिर ओवरहेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी क्या रहता है, हम लोग ओवरहेड कॉस्ट जो रहता है ना, वो अलग अलग प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट पे कितने आवर्स काम हुआ है उसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए भी टाइम कीपिंग रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं आपको, उसके बाद में आइडल टाइम का कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन, आइडल टाइम कैलकुलेशन, फिर उसके बाद में डिसिप्लिनरी मेजर्स, नहीं समझता आपको, डिसिप्लिनरी मेजर समझता है ना आपको, डिसिप्लिनरी मेजर्स समझ आया क्या बच्चों, उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, कुछ गवर्नमेंट के कोई लॉ के रिक्वायरमेंट्स रह सकते हैं ना, लेबर लॉज, फैक्ट्री एक्ट, समझ आया क्या आपको ये, तो रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स, अब देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए आता है, व्हाट आर द रीजंस, आप मानो या ना मानो स्टूडेंट्स को एक पॉइंट भी याद नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग, उसके पॉइंट्स वही रहते फिर अपने बीकॉम वाले, बराबर कि टाइम कीपिंग रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपनीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट कैन नॉट, बराबर है ना, राइट, मेंटेन द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, राइट, इफ दे डोंट मेंटेन टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स, when company keeps the time in a proper way it is called as time keeping. एक पॉइंट तो काम का है क्या, कुछ नहीं, वही बराबर कि नहीं, एंड वर्सेस किसी ने समझो ये लिखा है, इसके सामने एक एक लाइन लिखा है, बराबर वो पूरे मार्क्स दे देता है मेरे भाई, क्योंकि वो उसको मालूम पड़ता है कि भाई ये बच्चा पढ़ क्या है करके, पेरोल प्रिपरेशन, ओवर टाइम कैलकुलेशन, ओवरहेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आइडल टाइम कैलकुलेशन, डिसिप्लिनरी मेजर एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स. स्टैट्यूटरी मतलब सम ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू वर्कर्स, फैक्ट्री में रिक्वायर मेंटेनिंग टाइम कीपिंग, समझो किसी वर्कर ने कल केस किया तुम्हारे ऊपर, कंपनी के ऊपर, ये बोल रहा है हमको पैसे नहीं देते, हमको 8 घंटे की जगह 15 घंटा काम करवाते, पैसे नहीं देते, कोर्ट बोलेगा हाँ बताओ भाई क्या बताओगे उसको, अब बोलोगे देखो सर इसका टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, इसके बायोमेट्रिक मशीन देखो 10 बजे आता है, 6 बजे जाता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, ये देखो सर स्लिप्स, इसको पेमेंट किया हुआ है, बताओ हमारी कहां गलती हो गई, बराबर है कि नहीं, यस और नो. कल जाके किसी ने केस कर दिया, अरे भाई यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, हम बोलेंगे देखो सर ये पूरा रिकॉर्ड है या नहीं, कौन सा वर्कर दिख रहा है जिसका एज 18 से कम है यहाँ पे, बराबर है कि नहीं. तो लॉ के भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, जैसे इंडिया में फैक्ट्री एक्ट भी है, क्या एक्ट है बोलो,
फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई बेसिक फैसिलिटीज वर्कर को देना चाहिए, कहीं पे भी इंडिया में। अरे जेल में आदमी रहा तो भी उसके बेसिक राइट्स है कि उसको 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं। वो बीमार पड़ गया तो उसको दवाई मिलना चाहिए, उसको भी राइट्स है ना अपने कुछ, तो वर्कर के भी अपने कुछ राइट्स है, करेक्ट है। तो वो अगर चैलेंज होते वहां पे तो कंपनी को भी समझ रहा है ना, एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है कई बार। नो डाउट इंडिया में ठीक से फॉलो नहीं होता है, बट देयर आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, देयर आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, समझ है कि आपको ये। एंड ये मतलब अभी जैसे कोई बड़ा कंपनी है जहां पे 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहां पे और भी रिक्वायरमेंट्स होते, समझ है क्या। फॉर एग्जांपल उसमें से अभी फीमेल वर्कर्स है तो उनके सेफ्टी के लिए तुमने कुछ किया है क्या, उनके लिए वॉशरूम है क्या, उनके लिए समझ है क्या आपको ये। समझो उसमें से कोई प्रेग्नेंट वर्कर है तो उसके लिए कुछ और फैसिलिटीज तुम्हारे पास है क्या, किसी का छोटा बच्चा है तो उनके लिए उसके फीडिंग के लिए प्रॉपर एरिया है क्या वहां पे, राइट। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना मेरे भाई, करेक्ट है। तुम उसको राइट ओवरलुक नहीं कर सकते ऐसा, समझता है कि आपको ये, राइट। छोटे मोटे जगह पे अभी ये होता है, समझ है कि कोई फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर आया तो भी वो मैनेज हो जाता है, पैसे खाते हैं, ये सब सही है इंडिया में, बट लॉ तो है ना मेरे भाई, करेक्ट है। अगर कल जाके ये लॉ फॉलो नहीं हुआ तो सच्ची में अगर लोग गवर्नमेंट का ऑफिसर ईमानदार है तो राइट दे कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड्स और नॉट। समझ में आ रहा है आपको ये। ये तो मैंने एग्जांपल बोल के 2 चार बताया, समझ रहा है क्या। ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो फुलफिल हो रहे या नहीं हो रहे इसका राइट वन ऑफ द पार्टीज कंपनी कैन ऑल्सो शो देयर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। वैसे उनको और भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, इतने ही नहीं है, समझ रहा है क्या आपको। उनको और भी जिसको हम कंप्लायंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लायंसेस। सारे कंप्लायंसेस तो करना पड़ेगा ना उनको, समझता है कि आपको। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये भी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना। कल जाके किसी को कुछ हो गया एंड उधर फर्स्ट एड भी नहीं है, सादा बैंडेड नहीं है उधर, सादा डेटॉल नहीं है उधर, आप समझ रहे हो, या ये कुछ नहीं है, या सीधा एक पेन किलर की गोली नहीं है उसके पास, तो राइट हो सकता है कि वो कंपनी का कोई जो मैनेजर है कंसर्न, वहां का जो फ्लोर मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, वो अरेस्ट हो जाए या उसको पेनल्टी लग जाए या गवर्नमेंट उसको राइट फाइन लगा दे, क्वाइट पॉसिबल और नॉट। आप समझ रहे हो क्या, क्योंकि भाई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए। आप समझ रहे हो, जैसे देखो वहां पे एक फायर का रिलेटेड एक डब्बा लगा हुआ दिख रहा है क्या, तो फायर के केस में आप वो उठा के हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाए। ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि एक पाइप, ये रेड वाला पाइप दिख रहा है कि नहीं, अगर यहां पे फायर आती है इसमें से पानी आ जाएगा बाहर। आप समझ रहे हो क्या, किसी वो बटन चालू करती है इमरजेंसी में यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आग कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि नहीं। अच्छा ये बिल्डर ने क्यों लगाया, उसको शौक आया क्या, मजा आया क्या इसमें, नहीं, उस गवर्नमेंट ने बोला है भाई ये नहीं लगाया तुमको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, समझ आए बच्चों। हाँ चलो, ये रीजन समझा क्या आपको, रीजंस फॉर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता रहेगा, लेबर टर्नओवर थ्योरी में, याद है क्या आपको, कौन सा कंसेप्ट, लेबर टर्नओवर। तो बोलो क्या होता है लेबर टर्नओवर, जल्दी जल्दी बताओ, लेबर टर्नओवर। अब ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, अपने को एमसीक्यू पे आने वाले ना यार। हाँ बोलो, रेट ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स, रेट ऑफ बोलो चेंज इन वर्क फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, रेट ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज बोलो मेरे भाई, लेबर टर्नओवर, रेट ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज लेबर टर्नओवर। समझता है क्या आप बताओ, कंपनी ने लेबर टर्नओवर अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए या लेबर टर्नओवर बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए, अवॉइड करने के लिए। तो कंपनी शुड ट्राई टू, बोलो, शुड ट्राई टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, बराबर है। इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर मिनिमाइज करोगे तो वही वर्कर्स तुम्हारी कंपनी में सालों साल तक बने रहेंगे, तो एक्सपीरियंस वर्कर का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहता है। समझ है क्या, हो सकता है कि एक टाटा मोटर्स में एक्सपीरियंस वर्कर समझो 20 मिनट में राइट कोई असेंबली प्रोसेस कंप्लीट करता है, नया नया वर्कर उसको 2 घंटे लेता है, क्वाइट पॉसिबल। जबकि नया वर्कर अभी राइट 22 साल का है, आईआईटी से पास आउट होकर आया है, समझ रहा है कि आपको, उसको 2 घंटे लग रहे। एक्सपीरियंस वर्कर है 20 मिनट में काम खत्म कर देता है, वो भी परफेक्शन से। तो आप बताओ बच्चों, एक्सपीरियंस मैटर्स और नॉट। तो इसलिए राइट कंपनी शुड ट्राई टू रिटेन द सेम वर्कफोर्स, करेक्ट है। नए नए वर्कर्स आते रहेंगे तो हमेशा उनको ऊपर से ट्रेन करो, समझता है क्या, राइट। वो राइट सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है ना मेरे भाई, इसमें भी तो खर्चा जा रहा है,
तो कंपनी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर। तो उसमें कभी कभी वो पूछते हैं कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर के क्या क्या रीजंस है, तुम भी बताओ मुझे। कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर बोलो। तो उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर में। पर्सनल कॉजेस, अब देखो बच्चों रेगुलर बैचेस में इस पे ऐसे ऐसे इस पे आधा आधा घंटा 1 घंटा डिस्कशन चलता है भाई। पर्सनल कॉजेस, देन अवॉइडेबल कॉजेस एंड अनअवॉइडेबल कॉजेस। समझ आए बच्चों? पर्सनल, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। जैसे कि आप समझो डेथ हो गया, समझ रहा है क्या? अब ऑब्वियसली वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल हो गया ना ये तो, समझ रहा है क्या? बट समझो किसी को वो कंपनी में जो कल्चर है वो पसंद नहीं आ रहा है, ओके, जहां पे मैनेजर गाली देके बात करता है, समझ रहा है क्या? अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते, इसकी वजह से वो वर्कर्स हमेशा हर 15 दिन में वर्कर छोड़ते नहीं आते, समझ रहा है क्या? तो ये अवॉइडेबल कॉज है ना मेरे भाई, ये क्या है? अवॉइडेबल है। तुमने कंपनी में कल्चर अच्छा रहना चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा रखना चाहिए था, आप समझते हो क्या? तो पर्सनल कॉजेस, कुछ पर्सनल कॉजेस रह सकता है, समझता है क्या? वर्कर के भी तो अपने पर्सनल कॉजेस होते हैं ना, उसकी वजह से वो जॉब छोड़ देते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फैमिली का उनका कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, वो सिटी में रहने का प्रॉब्लम रह सकता है, महंगाई प्रॉब्लम रह सकता है, समझता है क्या आपको ये? यस और नो? तो कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, पर्सनल कॉजेस, अवॉइडेबल कॉजेस एंड अनअवॉइडेबल कॉजेस, दीज आर द कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। अच्छा मुझे बताओ इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है? इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी पे क्या क्या इंपैक्ट होता है? इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर, हाँ बोलो, क्या इफेक्ट आता है लेबर टर्नओवर का? इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर बोलो। एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कैन आई से एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर्स इज रिलेटिवली लो? नहीं समझा आपको? इज रिलेटिवली लो। हाँ फिर दूसरा रीजन बताओ, बताओ इंपैक्ट बताओ, लेबर टर्नओवर का इंपैक्ट। अच्छा, कैन इंपैक्ट बी देयर ऑन कस्टमर लॉयल्टी? हमारे कस्टमर की लॉयल्टी पे इंपैक्ट आ सकता है क्या? अरे कस्टमर लॉयल्टी एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, समझता है क्या आपको? ये नया वर्कर उसी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगा, जरूरी है क्या? अच्छा सुनो एक सिंपल एग्जांपल, समझो ये लड़की का एक शॉप है नीचे, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ये लड़की का एक शॉप है, ये चलो होटल है, समझे क्या है? होटल। और मुझे वो होटल बहुत पसंद है, राइट, खाना बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं हर हफ्ते में एक बार खाना खाने जाता हूं उधर। फिर एक बार मैं खाना खाने गया उधर और इतना घटिया खाना बनाया कि बस मैं उसको बोल रहा हूं कि मैडम ऐसे क्यों बनाया, इतना अच्छा होटल है, मैं हर हफ्ते में यहां पे आता हूं, समझा क्या? वो बोल रही कि अरे यार वो जो शेफ था खाना बनाने वाला, ये जो भी कुछ है वो चला गया यार, पिछले 4 साल से वही काम करता था, ये नया शेफ तो इसको तो आता ही नहीं है कुछ, मैं ट्राई कर रही हूं। मैं क्या बोलूंगा? बाय बाय, करो तुम ट्राई, करेक्ट और नॉट? अरे भाई मैं क्यों ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस बनूं ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बताओ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हुआ क्योंकि ये शेफ को रख नहीं पाई ना, वो मेंटेन नहीं कर पाई ना, करेक्ट और नॉट? तो ये तुम्हें एक एग्जांपल बताया, ऐसे पुराने वर्कर्स तुम्हारे पास जो है उनकी वजह से कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होता है मेरे भाई, क्योंकि उसका इंपैक्ट है ना तुम्हारे प्रोडक्शन पे, समझता है क्या? तो कस्टमर लॉयल्टी, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, समझता है क्या आपको ये? उसके बाद में बताओ, वेरी गुड, ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, समझता है क्या आपको ये? उसके बाद में सिलेक्शन, यस और नो? सिलेक्शन कॉस्ट बढ़ता है तुम्हारे लिए, यस और नो? फिर उसके बाद में इंडक्शन फॉर ऑफ न्यू वर्कर्स, इंडक्शन मतलब लाइक, समझता है क्या आपको? नया वर्कर तुम्हारे कंपनी में यूज टू होते होते महीने 2 महीने हो जाते, उसका भी तो खर्चा लग रहा है ना यार फ्री का, तब तक तो वो काम ही नहीं करता ठीक से कुछ, क्योंकि ही इज नॉट यूज टू द कंपनी, समझता है क्या आपको? ये दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होता है, समझता है क्या? यस और नो? उसके बाद में कस्टमर लॉयल्टी, सब एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर्स इज जनरली लो, करेक्ट और नॉट? मतलब जो नए वर्कर्स होते हैं, समझ रहा है क्या, उनका प्रोडक्टिविटी कम होता है, क्या होता है? प्रोडक्टिविटी कम होता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है, टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड, समझ रहा है क्या? प्रोडक्शन टारगेट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। अरे तुमने भी तो अपने कस्टमर्स को प्रोमिसेस दिए ना कि हम 15 दिन में डिलीवरी देंगे, 20 दिन में डिलीवरी देंगे, तो डिलीवरी देने के लिए तुम्हारे पास भी तो वर्कर होना चाहिए ना जो 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तुम्हारे हर 10 दिन में अगर वर्कर छोड़ के चले जाएंगे तो होगा क्या काम तुमसे?
समझता है क्या? हम किसके बेसिस पे कमिटमेंट करते हैं अपने कस्टमर को? अपने प्रोडक्शन टारगेट के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के लिए हमारे पास वो सेट ऑफ वर्कर्स चाहिए कि नहीं? समझता है क्या? एंड तुम मानो या ना मानो, आजकल इंडिया में वर्कर मिलना, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है बोल के वो भी चिल्लाते हैं, एंड इंडिया में कंपनीज भी चिल्लाती है कि लोग नहीं मिल रहे। इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक कंट्री है जहां पे दोनों प्रॉब्लम है एट ए टाइम, बराबर है कि नहीं? कंपनीज क्या चिल्लाते हैं? वर्कर ही नहीं है। एंड ये लोग क्या चिल्ला रहे? भाई क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं। ये इसका एग्जैक्ट इशू है एजुकेशन। क्योंकि क्या हो रहा है, जो टाइप का एजुकेशन है, समझ रहा है क्या, वो एजुकेशन के लिए सुटेबल जॉब नहीं, एंड जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो टाइप का एजुकेशन नहीं है, वो टाइप का एजुकेशन ही नहीं। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो स्किल रहने वाले लोग ही नहीं है, एंड जो टाइप का स्किल इनमें है उनको कोई काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं। समझ रहा है कि नहीं? सिंपल। देखो, मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं अपन सीए बन गए, कहीं ना कहीं बहुत सा बुकिश नॉलेज है, पढ़ के हो गए, वो हो गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो रैंक में आए बच्चों, बट उनको ठीक से नौकरी नहीं मिली। नो, ठीक मतलब है, नाम की नौकरी है, इतना कुछ उनको ग्रोथ नहीं है जो उसका रैंक है। समझता है कि आपको? ये रीजन ये है कि बुकिश नॉलेज है, वो आगे बुकिश नॉलेज है, ये आ रहा है, हार डाल दिया, फेलिसिटेशन कर लिया, रैंक आए, मेडल आए, ट्रॉफी आई, आगे क्या? बराबर है कि नहीं? कुछ आना भी तो चाहिए ना मेरे भाई। समझ? मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक रैंकर ऐसा है, बट सिर्फ बुकिश नॉलेज विल नॉट पे यू, करेक्ट और नॉट? इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे आपको हजारों एग्जांपल मिलेंगे कि सिंगल डिजिट रैंक है, उसका सैलरी 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है पर एनम, एंड कोई रैंक नहीं है, 5 अटेम्प्ट में पास हुआ है, आप समझ रहे हो, उसका सैलरी 1.5 करोड़ है। आप समझ रहे हो क्या? ऐसा मैं, बट ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है, समझ रहा है कि आपको ये? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को आगे रैंक नहीं चाहिए, कंपनी को इसको आता क्या है वो चाहिए। समझ रहा है क्या? स्किल चाहिए उसको। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस भाई, इसका नॉलेज क्या है, ये कैसे मैनेज कर सकता है, ये सब कुछ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ रहा है क्या? नो डाउट, राइट, एग्जाम मार्क्स इंपॉर्टेंट है ही, बट ये कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई सब कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, एनीवे, इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर समझा आपको? अब मुझे बताओ, what are the steps management can take to minimize labor turnover? बोलो मेरे भाई, लेबर टर्नओवर मिनिमाइज करने के लिए कंपनी क्या स्टेप्स ले सकती है लेबर टर्नओवर मिनिमाइज करने के लिए? हाँ बोलो। सबसे पहला, एग्जिट इंटरव्यू। जो भी लोग जॉब छोड़ रहे हैं, उनका जॉब छोड़ते वक्त इंटरव्यू लेने का और उसको पूछने का कि भाई ये कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों छोड़ रहा है, यस और नो, उसे भी अपने को समझेगा ना। फिर उसके बाद में इनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। इनलाइटेंड बोलो, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट ने ऐसा माहौल कंपनी ने बनाना चाहिए कि हर एक वर्कर को ऐसा फील आए कि भाई ये मेरी कंपनी है। समझा क्या? उसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में लेट्स से साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो यहां पे, राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब। समझते हैं क्या? साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर, बोलो, राइट जॉब। सही बंदा अपने को अपॉइंट करना पड़ेगा। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद यूज ऑफ कमिटीज। आपने लेबर टर्नओवर कम करने के लिए कमिटी रखना चाहिए जो स्पेसिफिकली काम कर रही है। समझ आया कि आपको ये? यूज ऑफ कमिटीज, एनलाइटेड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। समझा कि आपको ये? या प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर, ऐसे बोल सकते हो आप। प्रॉपर कौन सा प्रोसीजर? सिलेक्शन का प्रोसीजर। राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब। यही हुआ ना यहां पे? यस और नो? कुछ जा रहा है दिमाग में? तो ये है स्टेप्स दैट, और ऑब्वियसली जो ईसॉप देना चाहिए और फैसिलिटीज देना चाहिए वो सब आ गए। एनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में सब आ गए। समझा क्या? इनलाइटन मतलब वर्कर को तुमने ऐसे कुछ आउटसाइडर है भाई उसको बस काम करवाओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं जब उसका काम हो जाएगा, समझ रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई आई एम बीइंग एक्सप्लॉइटेड ओवर हियर, वो तो निकल जाएगा ना वहां से। समझ रहा है क्या? तो ये स्टेप्स है दैट मैनेजमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज द
लेबर टर्नओवर, टू मिनिमाइज द लेबर टर्न। वर्कर को भी हमेशा रखना चाहिए कि भाई कंपनी की ग्रोथ के साथ मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, तो ही वो कंपनी में सालों साल काम करेगा ना बच्चों। अदरवाइज वन फाइन डे ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। जैसे अभी देखो सेल्स रिलेटेड कई सारे बैंक में, कहीं पे अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर में, केपीओज में, बीपीओ में, लेबर टर्नओवर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 2-3 महीने में ही नहीं, ले ऑफ इज अनदर थिंग। ले ऑफ मतलब जब कंपनी वर्कर्स को निकाल देती है उसको बोलते हैं ले ऑफ। समझता है ना? समझो मैं लेट से मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेट से बिरला सॉफ्ट है, समझो मेरे पास 5,000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। कितने? अब प्रॉब्लम क्या रहता है, अभी समझो ये लड़की एक इंजीनियर है जो 10 साल पहले ज्वाइन हुई थी, जब ज्वाइन हुई थी तब उसको सैलरी 3 लाख है, अब उसको जो इंक्रीमेंट होते होते 30 लाख सैलरी है। समझ, मैं जो सोचता हूँ कि अरे यार इसको 30 लाख देने से अच्छा है कि मैं नए 3 लोगों को रखता हूँ जो 2-2 लाख में काम करने के लिए तैयार है। करेक्ट है? वैसे भी अब ये इसका एफिशिएंसी वो लेवल का नहीं है जितनी उसकी सैलरी है, तो मैं ऐसे कुछ लोगों को निकाल देता हूं, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ। क्या बोलते हैं? इट इज नॉट ओनली रीजन, और भी रीजन है। ले ऑफ मतलब वर्कर्स को निकाल देना, समझता है ना? जैसे बड़े बड़े ले ऑफ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, टीसीएस में, एट ए टाइम 1,000 लोगों को निकाल देते, एट ए टाइम 1,000 लोगों को निकाल देते हैं। ये लोग बोलते हैं ना ले ऑफ मतलब, एंड आपने सुना रहेगा कभी ले ऑफ एक्चुअल देखा है तो मतलब लिटरली उसको आज भी मालूम नहीं रहता कि वो कल कंपनी में नहीं है। समझ रहा है क्या? कल कंपनी में जाता है, उसका कार्ड एक्सेस करता है, उधर बोलता है कि भाई यू आर नो मोर एम्प्लॉय। ओके, उधर चेक पड़ा रहता है, बोला अगले 2 महीने का सैलरी है तुमको एज पर द टर्म्स, बराबर है ना? नोटिस पीरियड रहता है 2 महीने का, 2 महीने का सैलरी का चेक है, निकल जाओ यहां से। समझता है क्या? ऐसे इतने क्रूअल ले ऑफ होते कई जगह पे आईटी सेक्टर में, एंड ऑल दोस थिंग्स। ले ऑफ इज वेरी कॉमन, बट ऑब्वियसली क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है, जहां जहां पे 15-15, 20-20 लोगों की रिक्वायरमेंट थी पहले, आज वो मशीन की वजह से, एआई की वजह से, अलग अलग एप्स की वजह से दो वर्कर ही काम कर सकते हैं उतना। करेक्ट है ना? अभी इमेजिन करो कि पहले बैंक में एक फ्लोर पे ऐसे 25-25, 30-30 लोग काम करते थे, आज बैंक में जाओ 4 लोग रहते थे, बराबर है कि नहीं? क्योंकि मेरे जिस बैंक में अकाउंट है ना बच्चों, मैं वहां पे पिछले 5 साल से गया नहीं। समझ रहा है क्या? पिछले 5 साल से गया नहीं। इसके बीच में मैं कितनी बार बैंक के रिलेटेड काम किया, समझता है कि आपको ये राइट? इसके बीच में मैंने 7 या 8 लोन्स लिए, तो लोन्स के लिए भी मैं बैंक में एक बार भी नहीं गया। वो आता है यहाँ पे, समझता है कि उसमें भी एक बंदा आता है बस वो साइन वाइन लेने के लिए, राइट? जहां पे डिजिटल सिग्नेचर वर्क नहीं करता है, बस उतना। बाकी सब काम तो वेबसाइट पे ही हो रहा है ना यार, करेक्ट और नॉट? ऑनलाइन ही हो रहा है ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स, करेक्ट और नॉट? तो इसकी वजह से अभी वर्कर्स की जरूरत तो कम है ना, बट पुराने जो वर्कर्स है, समझ रहा है ना, एक तो उनका सैलरी बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंचा है, क्योंकि वो जो मिनिमम इंक्रीज रहता है ना, राइट, हर साल बड़ा कि वो एक बहुत बड़ी लेवल पे सैलरी पहुंच जाता है, एंड अब वो उतना वर्थ नहीं है, तो वो ले ऑफ में निकाल देते। समझ रहा है क्या? बड़े जैसे फॉरेन कंपनीज में आपने सुना रहेगा, एंड क्या होता है यूएस में, यूके में, समझ रहा है क्या, जब ले ऑफ होता है ना बड़े तो वहां पे ज्यादातर वर्कर इंडियंस रहते, ज्यादातर इंजीनियर्स रहते, तो वहां के वर्कर्स वो ले ऑफ में निकाल देते हैं। तो वो वर्कर जब इंडिया में वापस आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वापस, क्योंकि इंडिया की कंपनी उनको प्रेफरेंस देती है, भले वो फॉरेन से निकाला है, बट निकाला तो फॉरेन से है ना वो, करेक्ट है? उधर का है, करेक्ट है, राइट? तो कहीं ना कहीं उधर का थोड़ा कल्चर, उनका वर्क कल्चर अलग है ना, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है फिर। समझता है क्या? एंड आजकल ये जैसे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एआईज पर्टिकुलरली एंड ऑल दोस थिंग्स, ये प्रॉब्लम बढ़ने ही वाला है फ्यूचर में। तो तुम्हें भी सोचने वाली बात है ये, जो ट्रेडिशनल तुम काम सोच रहे हो कि सीए का मैं कुछ रिटर्न भरते बैठूंगा, जीएसटी रिटर्न भरूंगा, वो दैट इज नो मोर राइट योर फ्यूचर नाउ। समझता है क्या? वो ऑप्शन ही नहीं है अभी। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कुछ सालों में बंद हो जाएगा ये, समझ रहा है क्या आपको ये, राइट? तो तुम्हें और एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट, फॉर सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड टुडेज, इन दिस टुडे सिनेरियो, राइट? क्योंकि जो पहले समझो बिग 4 में काम करते थे, पीडब्ल्यूसी में, समझ रहा है कि आपको, केपीएमजी में काम कर रहे, तो वो मोस्ट ऑफ द लोग आज, कुछ लोग छोड़ के मोस्ट ऑफ द लोग बस डेटा एंट्री कर रहे बच्चों, और कुछ भी नहीं कर रहे। एंड डेटा एंट्री के लिए उनको सीए की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है या नहीं? एंड या तो सीए आ भी गया तो उसको उतना सैलरी देंगे क्या फिर वो बड़ी, करेक्ट? वो बोलेंगे भाई तेरा काम ही डेटा एंट्री है, तेरे को हम 50-60 हजार पर मंथ की जगह क्यों ज्यादा देंगे, उससे अच्छा बाकी तैयार है कोई। आप समझ रहे हो क्या? तुम पहले क्या करता था, जो हम दिमाग लगा के कुछ काम करते थे, बट आप वो तो पूरा सॉफ्टवेयर खुद कर रहे हैं ना। एप्स जो है वो तो इनफैक्ट वो ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी से कर सकता है ना, नो डाउट। वो ऐप बनाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग है, बट वो सीए नहीं ना, वो तो इंजीनियर है, उसको सिर्फ डेटा देने वाला सीए, करेक्ट और नॉट? डेटा इनपुट करने वाला सीए है ना वहां पे, समझ रहे? तो सिनारियो आज टुडे सिनारियो में जॉब्स का मार्केट में ये सब जगह पे चेंजेस होते, करेक्ट है? तो वो चेंज के हिसाब से अपने आप को रेडी करना पड़ता है। अब मैं जब सीए करता था तब जमाना वाज समथिंग डिफरेंट, समझ रहा है क्या? हम लोग ये सोचते थे प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे वो, एंड एट दैट टाइम उस जमाने में इतना स्कोप भी था।
अभी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इनकम टैक्स तुम्हारा कौन सा 44 AD, राइट, ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो बंद हो चुका है यार, अकाउंटिंग नॉट कंपलसरी, करेक्ट और नॉट, एंड इंडिया के 50% से ज्यादा रिटर्न 44 AD में जाते, समझता है कि आपको, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, तो ये क्या करने वाले, मतलब टोटल ग्रॉस टर्नओवर का 8% प्रॉफिट है, तो टर्नओवर कैलकुलेट करना हो तो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कर लेगा, बैंक अकाउंट का टोटल तो करना है क्रेडिट साइड का, बराबर है कि नहीं, उसका 8%, अब बोलो नहीं सर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मैंडेटरी, समझता है कि आपको ये, तो आपको नए तरीके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए सर्वाइवल विल बिकम डिफिकल्ट, समझता है क्या, एनीवे समझे आपको ये स्टेप्स दैट द मैनेजमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर, एंड उसके बाद में है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है एफिशिएंसी, क्या नाम है, एफिशिएंसी। तो अपन एक काम करते, अभी के लिए रुक जाते अपन, थोड़ा सा ब्रेक लेते, उसके बाद में विल कंटिन्यू, चलेगा बच्चों, यस, चलो स्टॉप हियर, यस, थैंक यू बच्चों।